बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास तक के हम लोगों ने देख लिया था कि हम इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है प्रोजेक्ट की, और किस तरीके से सेटअप करते हैं, और हेलो वर्ल्ड करके देखा था। आज जो है मेन मेन चीज़ें हम जो है कवर करने वाले, जैसे फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे, कौन सी फाइल हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी फाइल्स जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे होंगे, उसके साथ साथ हम फंक्शन बनाना सही से देखेंगे, किस तरीके से फंक्शन को क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये तो आगे जाके देख रहे होंगे, लेकिन हम एक्सपोर्ट तक के जो है वो हम आज कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देर के हम जो है क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन जो है वो आप लोग के साथ शेयर है। और सबसे पहले मैं आता हूँ मेन फोल्डर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जेएस का फोल्डर था, और यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस का कोर्स का एक फोल्डर बनाया हुआ था जो हमारी क्लास 1 हो गई थी। हम कंट्रोल शिफ्ट एन करके न्यू बनाते हैं क्लास 2, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सीएमडी ओपन करते हैं, और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट का मतलब क्या है, हमारे पास करंट डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड ओपन कर दो। अच्छा, नेक्स्ट जेएस को आपके पास चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके पास वीएस कोड होना चाहिए, कोई भी कोड एडिटर जिसके ऊपर आप काम करेंगे। कॉपी पेन के ऊपर तो काम लिख नहीं सकते, हम कोड लिखेंगे भी तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें एक मशीन में वीएस कोड की ज़रूरत पड़ती है, या आईडीई की। आईडीई किससे मुराद, हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमारे पास कोई भी इन्वायरमेंट जिसके ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं, या तो हमें कोई भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे पास नोट पैड पे भी काम हो जाता है, नोट पैड प्लस प्लस पे भी काम हो जाता है। लेकिन हमारे पास वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लस सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एक्सटेंशंस हो गई, जो हमारा काम जो है बहुत आसान और इजी वे में हम उसमें काम कर सकते हैं। तो मोस्टली डेवलपर जो है, या मोस्टली प्रोफेशनल डेवलपर जो है, वो किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, वीएस कोड को। तो हम भी जो है वीएस कोड के साथ ही जाएंगे। और वीएस कोड बनाया किसने, ये किसकी तरफ से बिल्ड हुआ हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्ड हुआ हुआ है। तो वैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट की चीज बिल्ड किया है, तो उसने कुछ सोच समझ के बिल्ड किया होगा, तो हम वीएस कोड के साथ ही जाएंगे। सेकंड चीज आपको क्या चीज जरूरत होगी यहाँ पे, सेकंड चीज आपको जरूरत होगी आपको नोड की। नोड आपके पास अगर डाउनलोड होगा तो ही तो आप जो है नेक्स्ट जेएस को चला सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नोट जेएस डाउनलोड। आप नोट जेएस जैसे डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट या सेकंड जो भी वेबसाइट है, आप खोल इसको ओपन कर लें अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ वर्जन बताए हुए हैं, एलटीएस वर्जन दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, मुख्तलिफ वर्जन दिए हुए, करंट वर्जन और एलटीएस वर्जन। एलटीएस वर्जन से क्या मुराद है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का से क्या मकसद है, मतलब जो है ये है तो पुराना वर्जन, मतलब अभी जो करंट वर्जन चल रहा है उससे पुराना वर्जन है। लेकिन हम यूज कौन सा करेंगे, एलटीएस वर्जन यूज करेंगे, लेट लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब पुराना है, इसमें कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है इस वर्जन में। बिल्कुल प्योर जो है ये वर्जन आपके लिए रखा हुआ है, आप इजीली यूज कर सकते हैं। करंट वर्जन भी हम डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला क्या है, मसला ये है अभी करंट वर्जन लॉन्च हुआ हुआ है, सही है, इसमें बहुत सारे बग भी हो सकते हैं, एरर भी हो सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट को क्रैश कर सकते हैं। तो हम जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ जाएंगे, एलटीएस वर्जन के साथ जाएंगे, और यहाँ पे इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल स्टेप्स होंगे, नेक्स्ट 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 एंड डाउनलोड का ऑप्शन देगा, या फिनिश का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके हम अपने नोट को डाउनलोड कर लेंगे। हमारे पास एक स्टेप हो गया, सबसे पहला वीएस कोड, और सेकंड हमारे पास नोड। अब नोड आपके पास डाउनलोड हो गया, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास नोड डाउनलोड हुआ है या डाउनलोड नहीं हुआ है। तो आपने सिंपली क्या करना है, विंडो पे जाना है, विंडो पे जाने के बाद आपने लिखना है सीएमडी। सीएमडी से मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। आप जैसे सीएमडी लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास एक इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, टॉप पे जिसके लिखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट। अब ये अभी किसकी डायरेक्टरी के अंदर है, ये एचपी के अंदर है, सही। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास नोड डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, इस चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे नोड, सही है। हम जिस जिस चीज को चेक कर रहे होंगे सबसे पहले उसका नाम आएगा, फिर स्पेस माइनस वी। जैसे माइनस वी का मतलब क्या है, वर्जन उसका बताओ। जैसे नोड माइनस वी का मैंने लिखा है, उसके ऊपर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसने वर्जन दे दिया V20.11.0 वर्जन जो है मेरे पास डाउनलोड है। इसका मतलब वर्जन अगर दे रहा है तो आपके पास जो है नोड जेएस डाउनलोड है। अगर वर्जन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप इसको री इंस्टॉल करें, या आपने अगर डाउनलोड कर लिया है फिर आप चेक कर रहे हैं, अगर जब भी नहीं दे रहा है तो एक दफा जो है रिस्टार्ट कर लें आप अपने लैपटॉप या पीसी को, ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, सही है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वीएस कोड भी हमने डाउनलोड कर लिया, नोट जेएस भी हमने देख लिया किस तरीके से डाउनलोड होता है, हमने ये भी देख लिया कि ये दो चीजें हमारे लिए मस्ट हैं काम करने के लिए।
अब आते हैं हम अपने ऊपर डाउनलोड डाउनलोड कैसे करते हैं वीएस कोड का। हम पूरा, सॉरी वीएस कोड बोला हूँ, नेक्स्ट जेएस का पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से हम अपने वीएस कोड या हम अपनी डायरेक्टरी में सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास 2 का फोल्डर खुला हुआ है। इसके अंदर अभी देखें तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है, यहाँ पे शो भी कर रहा है दिस इज एन एम्प्टी फोल्डर। अब आते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ था। ये वाला नहीं, इस पे अभी तो मैं काम कर रहा था, ये वाला है। करंट वाला कौन सा है, ये क्लास 2 का हमारे पास आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आपने आके क्या लिखना है, या तो आप कमांड इजी आपको याद भी हो जाएगी, npx क्रिएट न्यू ऐप एट द रेट लेटेस्ट। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप सीधा जाएं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें नोट जेएस। जैसे आप नोट, सॉरी नोट जेएस लिख दिया, आप यहाँ पे लिखें नेक्स्ट जीएस। आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट जेएस लिखेंगे, सबसे पहली वेबसाइट नेक्स्ट जेएस बाय वर्सल की आ रही होगी, आप इसके ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक कमांड यहाँ पे भी दे रहा है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट। और यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दे रहा है गेट स्टार्टेड के नीचे। अगर आप देखें इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे बाय टर्मिनल और बाय दूसरे प्रॉम्प्ट के जरिए भी यहाँ पे एक तो टर्मिनल के जरिए बता रहा है और बाकी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे जो कमांड दे रहा है इसके जरिए से हम अपने प्रोजेक्ट में नेक्स्ट जेएस की सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही कमांड दे रहा है जो पीछे दे रहा था, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट। यहाँ पे npx से क्या मुराद है, अगर हमें थोड़ा सा पता हो नोट पैकेज मैनेजर के बारे में, npm जो जिसमें हम अपने पैकेज बना के वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं या वहाँ पे रख देते हैं कि जो भी कोई हमारे प्रोजेक्ट को या हमारे कोड को यूज करना चाहे वो वहां से हमारा कोड इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकता है। इसी तरीके से किसी डेवलपर ने पूरा नेक्स्ट जेएस का पेज सेटअप करके फाइल्स बना के उसका कोड जो है एनपीएम पे रख दिया है। उसने बोला है अब किसी को भी नेक्स्ट जेएस में काम करना है तो इसको पूरी 1000 2000 या जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारे पास उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 1000 2000 जैसे एग्जाम्पल दिया है, 25 30 फाइल्स होती हैं हमारे पास, कि जितनी भी फाइल्स हैं उसको शुरू से एज अ स्क्रैच क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हमारे पास एक वो डाले, कमांड डाले और हमारे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर ले। अब जब किसी डेवलपर ने वो कमांड, वो जो है प्रोजेक्ट डाला है एनपीएम पे, तो उसका नेम क्या रखा है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। सही, जैसे हम भी अपना कैलकुलेटर अभी बीच में टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हम डाल लेते तो हम कमर टाइपस्क्रिप्ट या जो अपना नाम हो रहा था उस नाम से जो है हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहे थे, देन हम एनपीएम पे उसको पुश कर रहे थे। सही, इसी तरीके से जिसने नेक्स्ट जेएस क्रिएट करी है उसने उसका नाम क्या रखा है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। सही, अब हम कैसे डाउनलोड कैसे करते हैं उसको, npx की मदद से npm पे हम पुश करते हैं या अपने कोड रखते हैं। डाउनलोड करने के लिए हम npx कमांड का यूज कर सकते हैं। अब npx उसके बाद लिखेंगे प्रोजेक्ट का नेम जो हमें डाउनलोड करना है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, मैंने प्रोजेक्ट का ऐप नेम लिखा। उसके बाद एक कीवर्ड और है एट द रेट लेटेस्ट। एट द रेट लेटेस्ट से क्या मुराद है, यहाँ पे जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट मेरे पास इंस्टॉल होगा वो लेटेस्ट वर्जन का इंस्टॉल होगा। ये नहीं कि 2018 का मेरे पास वर्जन का इंस्टॉल हो जाए कि कुछ फाइल्स हो उसमें कुछ फाइल्स हो ही ना। सही है? ऐसा नहीं कि 2022 का हो जाए 2023 का हो जाए, एट द रेट लेटेस्ट जो करंट वर्जन 2024 में चल रहा है वही वर्जन मेरे पास डाउनलोड हो। यहाँ तक कि समझ में आ गई। मैं इस कोड को कर ले रहा हूँ यहाँ से कॉपी। जैसे इस कोड को मैंने करा कॉपी, अब आते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आके आपने यहाँ पे कोड जो है पेस्ट कर देना। जैसे ही आपने कोड पेस्ट करा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, और यहाँ पे आपने करना है इंटर। इंटर करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा ये, या आप कमांड के साथ स्लैश अपने फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं तो ये फोल्डर वाला जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बोल रहा है आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, मैंने बोला माई ऐप रख दो। उसने बोला कि आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे, मैंने बोला बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे। ESLint को यूज करेंगे। ESLint जो है हमारे कोड में खूबसूरती पैदा करता है और कोड की जो आगे पीछे हुआ हुआ होता है उसको सेट करने के लिए काम होता है, फॉर्मेटिंग के लिए काम होता है। ये मैंने बोला यस ESLint भी यूज करेंगे। क्या बोले टेलमेंट से यूज करना चाह रहे हैं, मैंने बोला जी बिल्कुल। बोला सोर्स और डायरेक्टरी का फोल्डर बनाऊं या डायरेक्टरी बनाऊं सोर्स की, या आप खुद बना लेंगे, नहीं मैं बोला सोर्स की डायरेक्टरी क्रिएट कर दो, खुद भी बना सकते हैं लेकिन जब ऑप्शन दे रहा है डायरेक्टरी क्रिएट करने की तो हम उसी से क्रिएट करवाएं। मैं बोला सोर्स की डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दो, उसने बोला सही है। बोला ऐप राउटर को यूज करेंगे, मैं बोला जी ऐप राउटर को यूज करूंगा। बोला इम्पोर्ट एलियस, इसको आगे जाके पढ़ेंगे लेकिन इम्पोर्ट एलियस अभी के लिए हम नो।
कर देने कि इंपोर्ट एलियस को मैं यूज नहीं कर रहा। आपने चंद स्टेप यस 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 सब चीजों में करना है, इंपोर्ट एलियस में आपने बोला नो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। आपके पास जो है एक पैकेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा यूजिंग एनपीएम। अब यहाँ पे बता भी रहे एनपीएम के जरिए से नोड पैकेज मैनेजर को यूज करते हुए आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि जो है प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर ले। पिछली दफा जो है बड़ा टाइम लिया था इसने। जब तक कि ये इंस्टॉल हो रहा है अभी तक के किसी को भी किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ये भाई ये नहीं करें ऐसा, स्क्रीन खराब नहीं करें। देखते हैं भाई कब तक कि ये इंस्टॉल होता है, टाइम तो ले रहा है थोड़ा सा, इसको टाइम देते भी हैं। सही दोबारा दोबारा हर प्रोजेक्ट के लिए बार बार करेंगे, हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था एक दफा। हम दोबारा जो सही से पिछली दफा नहीं देखा था अभी इसमें जो है दोबारा इंस्टॉल करके दिखा दे रहा हूँ। अगली जब भी हम कोई भी क्लास लेंगे एक तो एक मैं प्रोजेक्ट पहले से बना के रख लूंगा, देन उसकी हम कॉपी करते रहेंगे फिर इसको यूज करते रहेंगे। अगली दफा से हम पूरा प्रोजेक्ट इनिशियल से लेवल से नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ ये लास्ट दफा जो है एक दफा फिर मैंने बता दिया है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। अब ये जो है डाउनलोड बहुत स्लो ले रहा है। सर मैं पता नहीं, आई थिंक मेमोरी का इशू है, पता नहीं किसका इशू है। एक दफा हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं और सारी फाइल्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। दूध लेना कौन बुला रहा बाकी जो है टाइप स्क्रिप्ट जो है आप लोग जब तक के सीखें, टाइप स्क्रिप्ट बेस में हम ज़्यादातर जो है टाइप स्क्रिप्ट, बल्कि ज़्यादातर नहीं मोस्ट ऑफली हम जो है टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहे होंगे इसमें, क्योंकि हमने ऊपर बोला हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट बार बार मुंह से निकला, टेलमेंट सीएसएस हम इसमें यूज़ करेंगे। तो टेलमेंट सीएसएस जो है वो आप लोग सीख के रखें कि हम इसमें जो है ज़्यादातर टेलमेंट सीएसएस का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। ईजी है, अगर आपको सीएसएस की बेसिक्स आती हैं या सीएसएस एडवांस आता है तो आप टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने में मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं लगेगा आपको। ये डाउनलोड हो जा भाई। ये जो है टाइम लगा रहा है डाउनलोड होने में। डाउनलोड हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। आपको जो है नेक्स्ट की वो भी बता दूं, नेक्स्ट की सारी जो है रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगी कॉमर्स कोड एकेडमी पे। और यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे नेक्स्ट जेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है और टेलमेंट सीएसएस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको जो है टेलमेंट सीएसएस की 5 वीडियोस अपलोड हो गई हैं। आज एक और हो जाएगी तो 6 हो जाएंगी, और आज लास्ट होगी या कल लास्ट होगी। तो टेलमेंट सीएसएस भी आपको कंप्लीट मिला हुआ है चैनल पे, और नेक्स्ट जेएस भी यहाँ पे आज सेकंड वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो टेलमेंट सीएसएस यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड हो जाए तो आगे बढ़े हम, और कितनी बातें करें। अच्छा यहाँ तक के तो समझ लिया ना, हम अपना पुराना प्रोजेक्ट खोल लेना जब तक के ना, लोग पुराना प्रोजेक्ट भी मैंने डिलीट कर दिया। इसमें अगर मेरे पास हो CMD कोड स्पेस डॉट माई ऐप, सही है ये बना हुआ है हमारे पास। तो इसको जो है अभी स्टॉप कर ले रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ले रहा है ये। इसको अभी रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से भी इसका डिलीट कर दे रहे हैं।
तो जैसे आपके पास कमांड चल जाएगी, वो वाली कमांड जैसे अगर आपके पास चल जाए, या मेरे पास नेट इशू है, पता नहीं किसका इशू है, तो आपके पास इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होके आएगा डे वन का, जिसके अंदर माई ऐप का एक फोल्डर होगा, जो हमने ऊपर फर्स्ट पे नाम लिखा है। तो उसने पूछा था कि आप अपने फोल्डर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, मैं बताऊँ माई ऐप रखना चाह रहा हूँ। तो उसने माई ऐप रख के उसके अंदर सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मुझे अब इसको सबसे पहले होस्ट करते हैं लाइव सर्वर पे, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है। अब सबसे पहले इसको लाइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापसी आते हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev। अब इसका क्या मतलब है, npm का मतलब नोट पैकेज मैनेजर, सही है। रन मतलब रन कर दो, नोट पैकेज मैनेजर को रन करो कहाँ पे, डेव। डेव का मतलब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे मेरा नोट पैकेज मैनेजर जो है उसको रन कर दो। मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर करा npm रन डेव करके, तो उसने मुझे दे दिया एक एरर। बोला जिस आप डायरेक्टरी में आप अपने फोल्डर डायरेक्टरी में अपने कोड को रन कर रहे हैं, वो मेरे पास उस डायरेक्टरी में कोड है ही नहीं मेरे पास। सही है। तो यहाँ पे मैं अभी किस करंट डायरेक्टरी मेरे पास क्या है, डे वन। यहाँ पे देखें अगर आप, मेरे पास करंट डायरेक्टरीज में क्या है, डे वन। मैं डे वन के अंदर अपना प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोल रहे डे वन के अंदर, तो अगर इसको बंद करें, बोले डे वन के अंदर आपके पास कुछ है, नहीं है हमारे पास। डे वन के अंदर एक माई ऐप का फोल्डर है। अगर माई ऐप का फोल्डर खोलें तो माई ऐप के फोल्डर के अंदर सारी चीजें, बोले डे वन के अंदर तो कुछ नहीं है, मैं क्या ऑन करूं। तो मैंने बोला सी डी। सी डी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मेरी डायरेक्टरी को चेंज करो। डायरेक्टरी या फोल्डर एक ही बात है। मैंने बोला सीडी, मेरी डायरेक्टरी को चेंज करो, और किस डायरेक्टरी के अंदर आओ, माय ऐप। मैं माय ऐप के अंदर आ जाओ। अब देखिए यहाँ पे माय डे वन तक के क्लोज हो रहा था, अब कहाँ पे क्लोज हो रहा है, माय ऐप। मतलब मेरा जो डायरेक्टरी है वो माय ऐप के अंदर आ गई। सही है, यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ npm run dev। जैसे ही मैंने npm run dev करा, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का सेटअप हो जाएगा और वो लोकल होस्ट पे लाइव हो जाएगा। ये देख, लोकल होस्ट पे मेरे पास प्रोजेक्ट चल गया है, और यहाँ पे स्टार्टिंग भी हो गया। मैं इस HTTPS लोकल होस्ट को 3000 को कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउजर पे आके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये मेरा सबसे पहला फोल्डर है जिसमें मैंने काम करा था, सबसे पहली प्रैक्टिस थी मेरी। लेकिन इसमें मैंने पहले से काम किया हुआ है, तो इसमें कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मैं इसको जो है डिलीट कर दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहे हैं। एक दफ़ा रिलोड कर दें तो चले आएगा सब। हेडर का आई थिंक मैंने अलग कंपोनेंट बनाया हुआ है, कंपोनेंट कंपोनेंट लेआउट डॉट टी एस एक्स, पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर काम किया हुआ था, तो मैंने रिमूव कर दी। कंट्रोल F। क्या हो गया इसको, रिमूव क्यों नहीं हो रहा है सारी चीजें। RAFC पेज, द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट component इन पेज, द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट पेज। इसको अगर रिमूव कर दें, RAFC इज नॉट डिफाइंड, ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप। और यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। भाई आज की क्लास जो है, मुझे लग रहा है कि मैं सही समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो है नेट की इशू की वजह से। क्या कर सकते हैं आप, देखें जब आपके पास फोल्डर जो है यहाँ पे सेटअप हो जाए, अब फोल्डर सेटअप होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, माय ऐप के अंदर सारी चीजें होंगी। अब जैसे माय ऐप के नीचे थोड़ा सा ज्यादा है, तो सबसे पहले आपके पास सोर्स का फोल्डर है, देन उसके अंदर एक ऐप का फोल्डर है। उसके अंदर जो है कुछ TSX की फाइल्स हैं, मतलब पेज डॉट टी एस एक्स और लेआउट डॉट टी एस एक्स। अभी इन दोनों चीजों को देखते हैं, पेज डॉट टी एस एक्स क्या है और हमारे पास लेआउट डॉट टी एस एक्स क्या है। सबसे पहले पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर आएंगे, तो आपके पास कुछ डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ होगा बहुत सारा। सही है, जो भी कोड लिखा हुआ हो वो आपके पास, जैसे ही आपने रन करा तो आपके पास यहाँ पे भी कुछ दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेस की तरफ से बना हुआ। और देन यहाँ पे पेज डॉट टीएक्सएक्स पे आपको कोड भी दिख रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कहीं भी क्लिक करना है, कंट्रोल A करना है। कंट्रोल A जैसी करेंगे आपके पास सारा कोड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके पास सारा कोड सिलेक्ट हो जाए, और आपने इसको कर देना है यहाँ से बैक स्पेस से रिमूव। सही, आपके पास पेज जो हो जाएगा बिल्कुल खाली हो जाएगा। जैसे ही आपके पास पेज जो है यहाँ पे खाली होगा, इसको करता हूँ मैं रिमूव, और आपके पास पेज जो है जैसे यहाँ पे खाली होगा, आपके पास एक एरर देगा यहाँ पे। एरर क्या होगा,
अगर एरर देता है, एरर होगा यहाँ पे, द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके पेज में कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ हुआ, कोई भी फंक्शन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं है, आपने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, आपकी फाइल जो है बिल्कुल खाली है। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन बना दें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करें, देन फंक्शन का नेम दें पेज। और यहाँ पे जैसे हम फंक्शन बनाते हुए आते हैं टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में, सेम वही काम है, यहाँ पे आपने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट डिफाइन कर दी, और यहाँ पे आपने फ्रेगमेंट्स दे दें या डिफ दे दे, कोई मेन डिफ यहाँ पे। जैसे मैं डिफ एलिमेंट को रिटर्न करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या हो गया? और यहाँ पे लिखता हूँ एक H2। H2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज कमर। तो यहाँ पे मेरे पेज पे माई नेम इज कमर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सही। तो ये हमारे पास हो गया पेज डॉट टीएस, जो हमारे पास मेन पेज है जिसमें सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है डिव इंपोर्ट हो गया, मैं कुछ डिव गलत लिख रहा था तो यहाँ पे इसने डिव को जो है इंपोर्ट कर लिया। तो डिव को यहाँ से कर देते हैं रिमूव, इसका मुझे कोई काम नहीं है अभी डिव का, इस वाले डिव का। अभी सिर्फ मुझे एक फंक्शन चाहिए जो मेरा एक पेरेंट एलिमेंट रिटर्न कर रहा हो। यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट कौन सा रिटर्न कर रहा है? ये डिव रिटर्न कर रहा है। अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो मेरे पेज पे रेंडर कर देगा, सीधे सिंपल सी बात है। सही है। अब मैंने यहाँ पे करा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो आपको पता है ना क्या हो रहा है, जैसे चाइना से कोई चीज एक्सपोर्ट हुई है, पाकिस्तान में पहुंची तो हमने इंपोर्ट कर ली। ट्रक आया चाइना से, तो हमने क्या करा, यहाँ पे पाकिस्तान में रिसीव कर लिया, मतलब इंपोर्ट कर लिया। वहां से एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ से हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। वहां से क्या चीज हुई, रवाना हो गया ट्रक। सही है। यहाँ से वहां से क्या हो गया, रवाना। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करके इस फंक्शन को क्या कर दिया, इस पेज से रवाना कर दिया। अब मुझे कहीं और किसी फाइल पे मुझे ये फंक्शन चाहिए होगा, तो मुझे क्या कर लूंगा, इंपोर्ट। जैसे पाकिस्तान में बैठ के मैंने चाइना से कंटेनर आ रहा था, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से इस फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ से रवाना कर दिया। अब कहीं भी मुझे चाहिए होगा, इसको इंपोर्ट कर लूंगा, कैच कर लूंगा, इसको बुला लूंगा, आ जाओ भाई तुम इस यहाँ पे आ जाओ। सिंपल सी एक बात, ये तो मुझे समझ में आ गई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है। अभी मैंने इस फंक्शन को कहीं भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्स वाई जी पूरी फाइल स्ट्रक्चर में मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, TSX में। तो यहाँ पे जो है मेरे पास माय नेम इज कमल लिखा हो गया। अब आपके पास एक TSX की फाइल आ रही होगी, यहाँ पे ग्लोबल डॉट CSS की, इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट बहुत CSS दिखी होगी। आपने टेलविंड लेयर्स को छोड़ के नीचे की सारी CSS जो है वो रिमूव कर देनी। डिव इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपको कोई भी एज अ पेरेंट एलिमेंट यहाँ से रिटर्न करवाना है। अभी यहाँ पे अगर डिव रिमूव कर दूं, सही है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा मुझे, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि सिर्फ H2 है ना, यही इसका पेरेंट पेरेंट एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट कौन है अभी इसका, H2। यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं दिया इसने मुझे, माय नेम इज कमर यहाँ पे प्रिंट करवा के दे देगा, माय नेम इज कमर। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर मैं कमर H2 के नीचे एक और H2 पेस्ट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। बोला आप एक पेरेंट एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो जिसके अंदर सारी चीजें आएंगी। समझ रहे हैं? कोई भी एक पेरेंट एलिमेंट होगा जिसके अंदर सारी चीजें आएंगी। जैसे एक कंटेनर है, सही है? अब मैं चाइना से मुझे 2 कंटेनर मंगाने हैं, सही है? वो बोल रहा है आपको एक कंटेनर की इजाजत है। अब एक कंटेनर के अंदर मैं सारा सामान फुल फिलअप करके उसी को कर दूंगा, सही, दूसरे कंटेनर की मुझे जरूरत नहीं पड़े। मतलब एक कंटेनर के अंदर सारा सामान जाना चाहिए, लेकिन बाहर से क्या दिखे, सिर्फ एक चीज है। सही, उसको रिटर्न रिटर्न जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करता है। रिटर्न स्टेटमेंट जो है इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, वो सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट डाल दिया, बोला मैं तो सिर्फ एक को पहचानता हूँ, ये दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। इसके ऊपर अलग करें, हवर करें, तो ये एरर दे रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। बोले सिर्फ इसके पास एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो एरर देगा। अगर इस इन दोनों चीजों को मैं एक पेरेंट एलिमेंट में अगर रैप कर दूं, मैं कंट्रोल C करता हूँ, और अगर मैं एक डिफ क्रिएट करता हूँ, एक मैंने डिफ क्रिएट करी, और डिफ के अंदर अगर मैंने दोनों को डाल दिया, तो यहाँ पेरेंट नहीं देगा, क्योंकि रिटर्न के अंदर पेरेंट कौन है, डिफ पेरेंट है, और वो सिंगल पेरेंट है। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें लिख दूं, तो पेरेंट तो वही की कहलाएगा, ये उसके चाइल्ड कहलाएंगे। सही है। जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोड पे, तो उसने 2 दफा मुझे माय नेम जो है रेंडर करके दे दिया, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट एक ही है। उसके अंदर चाइल्ड भले आप 1000 भी डाल दो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पेरेंट एलिमेंट एक होना चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट में। इसको जो है ऊपर जो आ रहा है इसको कर देते हैं रिमूव। तो हमने देख लिया किस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है और किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट हमारी काम करती है। लेआउट और TSX बताने से पहले, अभी नहीं बता रहे, लेआउट और TSX हम एक दो क्लास बाद पढ़ लेंगे, तो अभी बता दिया तो इसमें लेआउट
डॉट टीएसएक्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और अभी जो है समझ में भी नहीं आएंगी कि कौन सी चीज हमारे पास क्या काम कर रही है। तो लेआउट डॉट टीएसएक्स को अभी समझाने से बेहतर है कि मैं 2 क्लास बाद समझाऊं, तो पहले की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, नेक्स्ट जो चीज हम समझेंगे वो हमारे पास जहन में बैठ जाएगी। तो लेआउट डॉट टीएसएक्स को तो अभी करते हैं हम स्किप। तो हमारे पास सबसे पहले माई ऐप का फोल्डर बना हुआ है, उसके बाद बना हुआ है हमारे पास नेक्स्ट का फोल्डर। नेक्स्ट के अंदर भी उसके बाद वो जेसन की फाइल है सारी, नेक्स्ट की हमारे पास डेव डिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई हुई है, कैश सर्वर स्टैटिक टाइप्स वगैरह, इसको अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ बस आप समझिए कि नेक्स्ट का हमारे पास एक फोल्डर है। उसके बाद है हमारे पास नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सारे जो है नोड, जैसे हमने नोड मॉड्यूल्स से हमने एक फोल्ड मॉड्यूल डाउनलोड किया, टाइप स्क्रिप्ट डाउनलोड करी नोड पैकेज मैनेजर से, एनपीएम से, तो उसने सारे मॉड्यूल्स हमें डाउनलोड करके दे दिए। ये हमने बाय डिफॉल्ट का बिहेवियर सारे दे देता है, लेकिन हमें इसमें यूज क्या उनसे करने हैं, एक या दो यूज करने हैं। तो हमने बहुत सारे दे दिया इसने पैकेज। तो अभी ये समझे नोड मॉड्यूल्स क्या है, नोड पैकेज मैनेजर के बहुत सारे पैकेजेस हैं जो हमने इसने हमें इंस्टॉल करके दे दिए। पब्लिक के अंदर आते हैं। पब्लिक के अंदर क्या है, हमारे पास एसवीजी सारी जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो हमारे पास पब्लिक के अंदर आती हैं। उसके बाद सोर्स और ऐप। सोर्स और ऐप के अंदर जो है एक फेव आइकन है। फेव आइकन कौन सा होता है हमारे पास, नेक्स्ट ऐप का, जो हमारे पास टॉप पे इधर डिफाइन हो रहा होता है, तो अभी हो नहीं रहा है, तो इधर यहाँ पे नहीं दिख रहा होता हमारे पास फाइव आइकन, तो ये हमारे पास फाइव आइकन कहलाता है, जो उन्होंने सोर्स के अंदर दिया हुआ है। ग्लोबल डॉट सी एस एस, इसके अंदर हमने सीएसएस लिखे रहे होंगे, जो बाय डिफॉल्ट पूरी जगह जो है हम इसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं। ग्लोबल डॉट सी एस एस मतलब ग्लोबल इसको यूज कर सकते हैं। लेआउट डॉट टी एस एक्स और पेज डॉट टी एस एक्स, दो फाइलें जिसको तो हमें पता है, जिसके अंदर हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। ई एस डॉट जेसन, ये हमने फाइल कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त के इसको सेटअप किया था कि यस हमें ईस्टलिन चाहिए नहीं चाहिए, हमने बोला चाहिए, तो उसने इसने एक फाइल बना दी। अब सारा जो फॉर्मेटिंग वगैरह का काम हो रहा वो ये हमें देखेगा। नेक्स्ट का फोल्डर आएगा जब प्रोजेक्ट पूरा सेटअप हो जाता है ना, फिर आता है नेक्स्ट का फोल्डर। गेट इग्नोर। गेट इग्नोर का क्या है, गेट इग्नोर ये है कि नोड मॉड्यूल्स ये सारी चीजें जो है, इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा है एमबीस में, इसका तमाम चीजों का वेट जो है एमबीस में। जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गया, तकरीबन हमारे पास 200 210 220 एमबी का है ये नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर सारी चीज डाउनलोड हो गई। अगर हम ये पूरा प्रोजेक्ट गेट या गिटहब पे पुश करते हैं, तो ये क्या इतना बड़ा पैकेज इतनी बड़ी मेमोरी के साथ पुश करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक फाइल होती है डॉट गेट इग्नोर की, वो हम फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे डाल देते हैं जो जो हमें कहीं पुश करना है कोड, जो कहीं भी एज कहीं भी पुश कर रहा हूँ, तो ये चीजें वहां पे पुश नहीं होंगी। जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गई, डॉट पीएनपी हो गया, डॉट पीएनपी डॉट जेएस हो गई, ये सारी चीजें जो है वहां पे गिट पे पुश नहीं होंगी। नेक्स्ट जेएस का अगर ये फोल्डर नहीं आ रहा तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, बाकी तो चीज आ रही है ना, पब्लिक और सोर्स का फोल्डर आ रहा है ना, काफी है। नेक्स्ट जेएस का भी नहीं भी आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे भी अभी लाइट हुआ हुआ है, तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हमारे पास ये सारी चीज आ गई जो हम गिट इग्नोर, हम समझिए जो प्रोडक्शन लेवल पे जब भी हम कहीं कोड पुश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को छोड़ के हमारी सारी फाइल जो है वो चले जाएंगी। या हम यहाँ पे और भी वो फाइल डाल सकते हैं जो हम यूजर को नहीं दिखा रहे हो, कि ये मेरे पास पर्सनल चीज है, कि ये अगर मैंने कहीं पुश कर दिया तो यहाँ से मेरा डिटेल लीक हो सकता है, यहाँ से मैं हैक होने के खतरे हैं। अगर ये चीजें अगर नहीं चाहता हूँ, तो वो सारी चीजें भी मैं गिट इग्नोर के अंदर डाल सकता हूँ। तो वो जैसे ही कहीं भी पुश करूंगा कोड, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी वो नहीं जाएंगी, और बाकी यहाँ पे जितनी चीजें होंगी वो सब चले जाएंगी। उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट एमजीएस। ये फाइल क्या करती है, आपके नेक्स्ट ऐप की सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए यूज होती है। जितनी भी नेक्स्ट ऐप की सेटिंग्स है उसको कस्टमाइज करने के लिए यूज होती है। इससे इस फाइल से हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जेएस की जो जितनी भी डिफॉल्ट सेटिंग सेट है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हो गए, इनेबल करना, एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को हम इनेबल कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हम सेट कर सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन को हम सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज होती है जिसमें हम नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट एमजेएस में कर रहे होते हैं और उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैकेज डॉट जेसन। पहले पैकेज डॉट जेसन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं पैकेज डॉक डॉट जेसन हमारे पास क्या है। पैकेज डॉट जेसन ये हमारे पास फाइल क्या करती है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, जितनी भी नेक्स्ट हमारे पास है, इसको पहले खोल ले रहे हैं। नेक्स्ट का प्रोजेक्ट अभी हमने जो बिल्ड करा है, उस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसीज को मैनेज करती है। ये फाइल क्या करती है, हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसीज को मैनेज करती है। और इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है, वर्जन होती है, स्क्रिप्ट्स होती हैं, और जो पैकेजेस डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हो वो सब लिस्टेड होते हैं। सही है? अब ये फाइल को हम यूज कहाँ करते हैं, ये फाइल को हम नोड.js और npm के साथ यूज कर सकते हैं। सिंपल सी एक बात है।
उसके बाद आता है हमारे पास पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होती है। पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है, एक तरीके से आप ये कह लें, हमारे पास जो वर्जन होते हैं या हमारे प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज होते हैं, उसके जो एग्जैक्ट वर्जन होते हैं, उन तमाम को लॉक करने के लिए। सही है, समझ रहे बात को। जैसे हमने नोड का प्रोजेक्ट, नोड डाउनलोड करी, तो उसका एग्जैक्ट वर्जन जो है उसने यहाँ पे लॉक कर लिया। सही है, जितने भी हमारे पास डिपेंडेंसीज होते हैं उसके वर्जन को यहाँ पे लॉक करने के लिए काम होते हैं। जैसे हम npm इंस्टॉल कमांड रन करते हैं कोई भी चीज डाउनलोड करने के लिए, npm इंस्टॉल, तो ये फाइल जो है क्रिएट होती है। जब भी कभी हम npm इंस्टॉल कर रहे हो तो आप देखिएगा ये npm log.json की फाइल जो है क्रिएट होती है। और हर दफा जब भी हम कोई चीज npm इंस्टॉल करेंगे, हर बारी में तो ये अपडेट होती रहेगी। मतलब जब भी कोई चीज डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसकी डिपेंडेंसीज के वर्जन जो है ये सारी चीज लॉक करेगी। उसके बाद हमारे पास आती है, सबसे आखिर में आते हैं टेलनेट config डॉट जेसन। टीएस config डॉट जेसन या टीएस config डॉट जेसन हमारे पास क्या काम करती है। टीएस config डॉट जेसन का पर्पस ये होता है कि कंपाइल टाइम पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी कंपाइल करना हो, टाइपस्क्रिप्ट की कंपाइल वर्जन के टाइम, जब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे थे तो हम टीएस config डॉट जेसन की फाइल बना रहे थे, जिसमें हम अपने काम करते वक्त के अपनी बहुत सारी चीजें उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें भी डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज करने के लिए हमारे पास टीएस config डॉट जेसन की फाइल रहती है। जैसे हम टीएस हमने डाउनलोड करी एनपीएम से, उसके कोई वर्जन, उसकी जो कोई भी हमें एक्सवाइजी चीज चेंज करनी है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है टेलविंड। टेलविंड का हमारे पास काम क्या होता है। टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है भाई ये फाइल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेलविंड की डिफॉल्ट सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपल, हर चीज जिसकी भी config.js की जो भी फाइल है उसमें हम, जैसे टेलविंड की हो, टाइपस्क्रिप्ट की हो या पैकेज.json की हो, उसमें हमारा कोई भी पैकेज, जैसे टेलविंड है उसका उसकी पैकेज की फाइल है, टीएस है उसकी पैकेज की फाइल है, इस तमाम की जो भी डिफॉल्ट सेटिंग होती है इनको सेट करने के लिए काम आती है। इतना कोई खास इसका जो है मकसद हमारे पास है नहीं। उसके बाद जो रीडमी की फाइल होती है, रीडमी की फाइल जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो भी कोई न्यू डेवलपर आता है या न्यू यूजर हमारे प्रोजेक्ट को यूज कर रहा है अपने पास, सही है, समझ रहे, कोई भी न्यू यूजर अपने पास जो है इसको यूज कर रहा है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। इसके अंदर सारी चीज होती है कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अब उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन का तरीका, ये सारी चीजें जो है रेडमी की फाइल में होती है। जैसे हमारे पास एक पर्चा होता है, मोबाइल आप खरीदते हैं, उसके अंदर जो सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं किसको किस किस तरीके से यूज करते हैं, वो समझे, वो पर्चा है एक तरीके से रेडमी की फाइल। सही है। तो हमारे पास ये होती है कुछ फाइल्स स्ट्रक्चर, कि हम किस तरीके से अपनी फाइल्स को यूज कर रहे होते हैं और कौन सी फाइल हमारे लिए किस काम आती है। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो बोरिंग लगी है तो इसमें आपने तमाम चीजों को स्किप करना है और सिर्फ ये समझ लेना है पैकेज.json कोई भी पैकेज की फाइल है तो वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जिस की भी फाइल है उसकी जो है डिफॉल्ट सेटिंग को सेट करने के लिए काम कर रही है। तो ये बाकी गिड इग्नोर का आपको पता चल गया, ESLint का पता चल गया फॉर्मेटिंग के लिए, और मेन जो हमारा फोकस होगा, 99% जो हम काम कर रहे होंगे वो किस में काम कर रहे होंगे, सोर्स के फोल्डर में काम कर रहे होंगे। सही है, 99% जो हम काम कर रहे होंगे वो हम सोर्स के फोल्डर में काम कर रहे होंगे। बाकी अगर 1% हमें जरूरत भी पड़ गई तो हम बाकी फाइल्स को छेड़ ले होंगे, अदरवाइज हम नहीं छेड़ लेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारे लिए बेहतर है कि कौन सी फाइल हमारे पास क्या काम कर रही है। सही है, एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, लेकिन हम एक दफा फिर ये बात ध्यान में रख लें, 99% हम काम किस में कर रहे होंगे, सोर्स में कर रहे होंगे, layout.tsx और page.tsx में, या अदर कंपोनेंट बना के TSX की फाइल बना के। यहाँ तक कि सबको क्लियर है। बस ये थोड़ी सी हमने फाइल स्ट्रक्चर समझा है, और फिर एक दफा जहन में रख लें 99% हम काम किस में कर रहे होंगे, सोर्स के फोल्डर में। अगर बाकी को जहन में रख लें अच्छी बात है, अगर जहन में नहीं भी रहनी है तो ChatGPT जिंदाबाद, वहां पे जाके सर्च करें ये फाइल किस लिए काम कर रही है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है मैं कर रहा हूँ कॉपी, और मैं आपको ग्रुप में जवाब देता हूँ क्योंकि क्लास होने वाली है हमारे पास एंड। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास जल्दी रख लूँ ताकि हम जल्दी आगे की चीजें कवर कर लें। सही है, अल्लाह हाफिज।